हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्वालामुखी क्रिया पर। इस ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि ज्वालामुखी क्या होता है और उसके साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया से हम अर्थ क्या समझते हैं। इस ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इन पर हमने अपने पिछले क्लास के अंदर चर्चा की थी। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने ज्वालामुखी के कारणों पर भी चर्चा की थी और ज्वालामुखी के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो कि विभिन्न आधारों पर, चाहे वो उद्गार की अवधि के आधार पर हो या उद्गार के स्वरूप के आधार पर हो या फिर संरचना के आधार पर हो, उस आधारों पर हमने विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की थी। अब हम आज ये देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जो क्रिया है ये एक ऐसी क्रिया है जो धरातल के आंतरिक भाग में घटित होती है और उसके साथ साथ उसका प्रभाव हमें धरातल के ऊपर भी दिखाई देता है। तो हम अब ये देखते हैं कि इस ज्वालामुखी के कारण से जो बनने वाली आकृतियां हैं वो किस किस प्रकार से होती है, हम उन पर आज चर्चा करते हैं। ये एक डायग्राम हमारे सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। इस डायग्राम के अंतर्गत हमने ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली, चाहे वो आंतरिक स्थलाकृतियां हो चाहे वो बाह्य स्थलाकृतियां हो, हमने इन पर एक प्रकाश डाला हुआ है। इसके पहले हम एक संक्षिप्त जानकारी ये प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से ज्वालामुखी के अंतर्गत बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। तो यदि हम यहाँ पर ये देखें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों को हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं। ये जो स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों को हम उद्गार के स्वरूप के आधार पर दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं कि ये दो भाग कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं, एक इस शीट के ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं। तो जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों को अगर हम बात करें तो हम दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं। पहली तो आती है जिन्हें कि हम कहते हैं बाह्य स्थलाकृतियां। अब बाह्य स्थलाकृतियां, चूंकि हम जानते हैं कि उद्गार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है केंद्रीय उद्गार और दूसरा होता है दरारी उद्गार। तो इन दोनों के द्वारा भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जो केंद्रीय उद्गार के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, इनके अंतर्गत सबसे पहले तो हम बात करते हैं, वो आता है राख शंकु। ये पहली स्थलाकृति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी स्थलाकृति की बात हम बात करें तो वो आता है लावा शंकु। ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है बनता हुआ कि ये लावा शंकु जो है ये किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तीसरी जो आकृति आती है वो है मिश्रित शंकु, फिर आता है परिपोषित शंकु, फिर लावा डाट, क्रेटर और काल्डेरा। ऐसी विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो केंद्रीय उद्गार के द्वारा बनती हैं। वहीं दरारी उद्गार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, इनके अंतर्गत ज्वालामुखी मैदान है, ज्वालामुखी पठार है और ज्वालामुखी द्वीप है, ये इसके अंतर्गत बनते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम डायग्राम के अंतर्गत हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के शंकु हैं। ये सभी प्रकार के शंकु केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये जो शंकु बनता है, यानी कि जो ये जो छिद्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जब लावा बाहर निकलता है तो धीरे धीरे ये लावा जो है इस प्रकार से यहाँ पर फैलता हुआ जमता चला जाता है और जमने के कारण से यहाँ पर एक शंकु की आकृति का, यानी कि एक प्रकार से पर्वतीय भाग का निर्माण हो जाता है, जिसे कि हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अब यदि इस ज्वालामुखी शंकु के अंदर राख की प्रधानता होती है तो उस प्रकार से बनने वाले शंकु को हम राख शंकु के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसमें ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये भाग राख से बना हुआ होता है, तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को हम राख शंकु के नाम से जानते हैं। और जिस प्रकार के शंकु के अंतर्गत हमें लावा की प्रधानता दिखाई देती है, अर्थात जिस प्रकार से ये लावा की विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं ये यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, तो उस प्रकार के शंकु को हम लावा शंकु के नाम से जानते हैं। अब ये लावा शंकु भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का अर्थ ये हुआ कि चूंकि लावा
उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, इस आधार पर शंकु लावा भी दो प्रकार का होता है। तो उस आधार पर बनने वाला जो शंकु है वो भी दो भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। पहला होता है जिसको कि हम कहते हैं अम्लीय लावा शंकु, अर्थात इस प्रकार के शंकु के अंतर्गत जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लगभग लावा के अंदर 70% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है, तो उस प्रकार के लावा को हम अम्लीय लावा कहते हैं। और सिलिका की मात्रा अधिक होने से लावा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा हो जाने के कारण से इस प्रकार से शंकु का फैलाव ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता और एक प्रकार का उन्नत ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, अर्थात कॉन्वेक्स स्लोप वाले शंकु का निर्माण होता है। तो उस प्रकार के शंकु को हम अम्लीय शंकु के नाम से जानते हैं। वहीं एक होता है जिसको हम कहते हैं क्षारीय लावा शंकु, अर्थात ये लावा शंकु में वो भाग है जहां पर सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है, जिसके कारण से लावा हमें पतला दिखाई देता है और पतला होने के कारण से वो फैल जाता है। और फैलने के कारण से जैसे ये हमारा धरातलीय भाग है, यहां पर से लावा ये फैलता हुआ चला गया अधिक दूरी तक, तो इसके कारण से अवतल ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, अर्थात कॉनकेव स्लोप वाले शंकु का निर्माण होता है। तो उस प्रकार के शंकु को हम क्षारीय लावा शंकु के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लावा शंकु है ये दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा शंकु अर्थात जिसका ढाल उत्तल होता है, और क्षारीय लावा शंकु जिसका कि ढाल अवतल होता है। तो ये दो प्रकार के शंकु लावा शंकु के अंतर्गत बनता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, तीसरी जो प्रकार की आकृति आती है वो आता है मिश्रित शंकु, अर्थात जिस प्रकार से ये जो शंकु बना है, यदि इसमें विभिन्न प्रकार के मिश्रित पदार्थों की मात्रा होती है, चाहे वो राख हो, चाहे वो लावा हो, या विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर टुकड़े हो, इनकी यदि प्रधानता होती है तो उस प्रकार से बनने वाली इस आकृति को हम मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार से चौथा जो शंकु आता है इसको हम कहते हैं परिपोषित शंकु। इसमें होता यह है कि ये जो नली मार्ग है जहां से लावा बाहर निकल रहा है, हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लावा बाहर निकलता है, कभी कभी इस लावा के अंदर मार्ग के अंतर्गत ये दूसरे उपमार्ग भी विकसित हो जाते हैं। तो अर्थात जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो लावा यहाँ पर लावा शंकु अगर बन रहा है, ये एक प्रकार का शंकु यहाँ पर बना है और इसके अंदर कभी कभी मिश्रित उपनली मार्ग भी यहाँ पर विकसित हो गए, तो इनके द्वारा भी अलग से यहाँ पर एक और शंकु का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो अर्थात ये जो शंकु के ऊपर जो शंकु बन जाते हैं, जो हमें इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के शंकु को हम परिपोषित शंकु के नाम से जानते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि परिपोषित शंकु अर्थात शंकु के ऊपर शंकु का जो निर्माण होता है उसे हम परिपोषित शंकु के नाम से जानते हैं। वहीं इसके साथ साथ जो ये मिश्रित पदार्थ हैं या राख शंकु हैं, इनके अंतर्गत ये जो मुख्य मार्ग होता है, ये मुख्य मार्ग चूंकि लावा का बना हुआ होता है इसलिए ये कठोर होता है और इसका सामान्यतः अपर्दन बहुत ही धीमी गति से होता है। तो कभी कभी जब ज्वालामुखी जो है वो शांत हो जाता है और शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत धीरे धीरे ये शंकु का भाग जो है ये अपर्दित होकर के हटने लग जाता है। तो हटते हुए भाग के अंतर्गत आकर के केवल एक इस प्रकार से वो जो मुख्य मार्ग है लावा के रूप में वो ही यहाँ पर बचा रह जाता है। तो उस प्रकार की आकृति को हम लावा डाट के नाम से जानते हैं। तो ये जो लावा डाट है ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक और जो बात होती है वो आता है क्रेटर। क्रेटर का अर्थ होता है कि ये जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है इसको हम कहते हैं क्रेटर, और जब ये आकार में बहुत अधिक बड़ा होता है तो उस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं कालडेरा। तो बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो केंद्रीय उद्गार के द्वारा राख शंकु का निर्माण होता है, लावा शंकु का निर्माण होता है, और लावा शंकु के अंदर भी अम्लीय लावा शंकु और पैठिक लावा शंकु अर्थात क्षारीय लावा शंकु का निर्माण होता है। फिर तीसरे प्रकार का आता है जिसको हम कहते हैं मिश्रित शंकु, फिर चौथे प्रकार में परिपोषित शंकु, पांचवा है लावा डाट, और छठा है क्रेटर, और सातवें नंबर पर आता है कालडेरा। तो ये बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत जानी जाती है। उसी प्रकार से जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं, उन दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के अंतर्गत
धरातल पर एक लंबी चौड़ी दरार पड़ जाती है और लंबी चौड़ी दरार पड़ने के कारण से जब लावा वहां पर फैलता हुआ चला जाता है और धरातल के उबड़ खाबड़ वाले भाग को जो इस प्रकार से है इनमें लावा भर जाता है, तो भरने से एक समतल मैदानी भाग का निर्माण होता है और उस समतल मैदानी भाग को हम ज्वालामुखी मैदान के नाम से जानते हैं। और जब ये प्रवाह लगातार ऊपर की ओर होता रहता है तो इस प्रकार धीरे धीरे वो मैदानी भाग ऊंचा उठता रहता है और उसके कारण से बनने वाली आकृति को हम ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ये जो ज्वालामुखी पठार है, इसके साथ साथ जो ज्वालामुखी तीसरे प्रकार की आकृति होती है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। अर्थात चूंकि समुद्रों के अंतर्गत जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उस समय पर जैसे ही लावा बाहर निकलता है वो पानी के संपर्क में आ जाता है और पानी के संपर्क में आते ही वो तेज गति से ठंडा होता है और तेज गति से ठंडा होते ही वहां पर एक कठोर भाग का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक द्वीप का निर्माण हो गया जिसके चारों तरफ इस प्रकार से पानी रहता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं उन बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि बाह्य स्थलाकृतियां भी दो प्रकार से बनती हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से अलग प्रकार की और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से अलग प्रकार की। तो केंद्रीय उद्गार से अगर हम बात कहें तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, राहक शंकु, लावा शंकु, और लावा शंकु भी दो प्रकार का होता है, अम्लीय और पैठिक। इसी प्रकार मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, लावा डाट और क्रेटर और काल्डेरा ये केंद्रीय उद्गार से बनती हैं। तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों से ज्वालामुखी मैदान, ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी द्वीप, इस प्रकार की तीन स्थलाकृतियां हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक स्थलाकृतियों की कि आंतरिक स्थलाकृतियां क्या है और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। उन पर हम हमारे अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।